जब आप अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखते हैं तो आप उन 241 देशों और प्रांतों को नहीं देखते जिनमें हमने अपने आप को बांटा हुआ है। आप वो सीमाएं नहीं देखते जो हमने खून खराबे से तराश कर बनाई हैं, या फिर वो विरोधी विचारधाराएं जो इन सीमाओं के दोनों तरफ फैली हुई हैं। आप बस एक बहुत बड़ी चट्टान देखते हैं, एक ऐसी प्रजाति का घर जिसमें अपने आप को अलग करने की क्षमता है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जहां मनुष्य ने विश्व की 3% आबादी को खत्म कर दिया था, ग्लोबल लीडर्स ने पूरे विश्व में एक सरकार होने के विचार पर चर्चा करनी शुरू कर दी थी, जिससे कि वो गलतियां फिर से ना दोहराई जाएं जो पिछले 25 सालों में हुई थी। ये विचार तुरंत ही असफल हो गया, पर वे कुछ तो सोच रहे होंगे। इससे क्या दिक्कतें दूर हो सकती थीं? इसकी जिम्मेदारी किसे दी जा सकती थी? और ये कैसे बहुत गलत हो सकता था? आप देख रहे हैं क्या हो अगर, और ये है क्या हो अगर पूरा विश्व एक देश बन जाए तो। सदियों से नेता एक ऐसे दिन की कल्पना कर रहे हैं जब विश्व शांति एक सच्चाई होगी, पर जब तक देश एक दूसरे से राजनीतिक और धार्मिक असमानताओं के लिए लड़ते रहेंगे, ऐसा होने की संभावना बहुत कम लगती है। अगर हम विश्व के सारे देशों को मिलाकर एक बहुत बड़ा देश बना दें तो निश्चित ही कुछ भी लड़ने के लिए नहीं बचेगा, है ना? ये इतना आसान नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि हमें काफी पहले से शुरुआत करनी होगी, बल्कि हम कई सालों के सांस्कृतिक इतिहासों, पूर्व धारणाओं, भाषाओं और मुद्राओं को लेंगे और उन्हें एक साथ मिला देंगे। ये मानव जाति द्वारा किया हुआ अब तक का सबसे कठिन प्रयास होगा। तो इससे पहले कि हम इस ओर बढ़ें, शायद हमें इसके फायदे और नुकसान के बारे में और सोचना चाहिए और खुद से पूछना चाहिए कि क्या ये करना असल में सही होगा। इसके अच्छी तरफ से शुरू करते हुए पूरे विश्व को एक देश बनाने का सबसे पहला फायदा ये होगा कि हम पृथ्वी की दिक्कतों का एक संगठित शक्ति बन के सामना कर सकते हैं। एक जगह जहां हम इस फायदे को सबसे ज्यादा देखेंगे वो है हमारे ग्रह की क्लाइमेट चेंज के खिलाफ जंग में। उदाहरण के लिए 2015 में पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के तहत यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना दोनों ने अपने ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को सख्त रूप से कम करने का संकल्प लिया था। तब से चाइना ने अपने लक्ष्य में बने रहने के लिए स्वच्छ ऊर्जा के स्रोतों में ज्यादा पैसा लगाया, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स अपने कमिटमेंट से बाहर हो गया है। एक वैश्विक सरकार हमें एक ग्लोबल प्लान बनाने की अनुमति देकर कि कैसे हम अपने पर्यावरणीय परिस्थिति में सुधार करें और ये सुनिश्चित करते हुए कि इसका समान रूप से पालन हो, इस तरह के फर्क को दूर कर सकती है। ये संगठित शक्ति मुश्किल के वक्त जैसे कि प्राकृतिक आपदाओं और बीमारी की महामारी में भी काम आएगी। इन आपदाओं को विकसित देशों से ज्यादा विकासशील देशों पर अपना असर नहीं दिखाना पड़ेगा। संसाधनों को हर तरफ फैलाकर यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि सबको इनसे उबरने के समान अवसर मिल रहे हैं। अगला बड़ा फायदा ये होगा कि युद्ध अब खत्म किए जा सकेंगे, क्योंकि युद्धों के शुरू होने की सबसे मूल वजह ही लगभग खत्म हो जाएगी। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि मानव जाति के जिंदा रहने के लिए युद्ध का खत्म होना बहुत जरूरी है। ऐसा अनुमानित है कि अभी इस ग्रह पर 17,000 न्यूक्लियर हथियार हैं, जो फ्रांस, चीन, यूएस, रूस, पाकिस्तान, इजराइल, भारत, यूके और नॉर्थ कोरिया के पास हैं। अगर न्यूक्लियर हथियार फिर से इस्तेमाल किए गए तो हम सबको नुकसान पहुंचेगा, चाहे युद्ध कहीं भी हो रहा हो। एक वैश्विक सरकार होने से तीसरी अच्छी चीज ये होगी कि पूरे विश्व में जीवन स्तर का एक बेहतर संतुलन होगा। शुरुआत के लिए युद्ध न होने से रक्षा बजट काफी हद तक कम हो जाएंगे, जिससे बाकी जरूरतों जैसे ग्लोबल हेल्थ केयर के लिए ज्यादा पैसे उपलब्ध होंगे। जब सब एक ही सरकार को रिपोर्ट करेंगे और समान नियमों का पालन करेंगे तो मानवीय अधिकारों को बचाना आसान होगा और विश्व के हर भाग में सुरक्षित लेबर स्टैंडर्ड्स को सेट किया जा सकेगा। एक वैश्विक देश का मतलब होगा एक वैश्विक मुद्रा, जिसका मतलब होगा चाइना जैसे विकसित देशों की आर्थिक शक्ति में कमी। मुद्रा विनिमय न होने की वजह से चाइना के पास विश्व बाजार में अपने सामानों और सेवाओं को कम मूल्य पर बेचने का कोई तरीका नहीं होगा और न ही इसकी जरूरत होगी। इसे खत्म करने का मतलब होगा कंपनियों को एक उचित हिस्सा देना, चाहे वो विश्व में जहां भी हों। विकासशील देश इसका फायदा उठा सकते हैं, हालांकि ऐसा रातों रात नहीं होगा। अब एक वैश्विक सरकार इस बात की गारंटी नहीं दे सकती
कि ग्रह पर सब कुछ अच्छा होगा और ये हमें इसके नुकसान पर ले आता है। सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी नुकसान ये होगा कि किसी गलत व्यक्ति को इस पूरे ग्रह की जिम्मेदारी दी जा सकती है। उन्हें चुनने के लिए लगभग हर पूर्व देश से एक वोट की जरूरत होगी, पर उस पद के लिए चुनाव प्रसार शायद वैसे ही होंगे जैसे हम आज के चुनावों में देखते हैं। जाहिर है दिक्कतें हो सकती हैं और हम करप्शन और बैकरूम डीलिंग्स की संभावना से इनकार नहीं कर सकते। कौन कह सकता है कि हम एक ऐसे लीडर को नहीं चुन सकते जिनके दिमाग में बुरे भाव ना हों? नाजी राजनैतिक धारणा प्रणाली का एक मूल सिद्धांत एक वैश्विक सरकार बनाना था, जो कि उनके केस में और ज्यादा जनसंहार और दुनिया भर के लोकतंत्र को मिटाना था, जिससे वो लोगों में अपनी राजनैतिक विचारधारा जबरदस्ती लागू कर सकें। हमारी दूसरी दिक्कत ये होगी कि राष्ट्रीयता का विचार खो जाएगा। राष्ट्रीयता संस्कृतियों का विकास करती है और एक तकनीकी विकास जैसी चीजों को पाने के लिए मांग और जरूरत को बढ़ाती है। यूएस और रूस के बीच अंतरिक्ष की रेस के बारे में और जिस तरीके से इसने अंतरिक्ष की खोज की एक वैश्विक इच्छा को प्रभावित किया है, उसे सोचें। और खेल प्रतियोगिताओं में जीतने पर आपका जो सर ऊंचा होता है, उसे न भूलें। पर अब जब हम उसके बारे में सोच रहे हैं, तो राष्ट्रीयता न होने से कुछ अच्छी चीज भी हो सकती है। राष्ट्रीयता ना होने का मतलब है कि लोगों को इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा कि वो कहां से हैं और वो सांस्कृतिक और धार्मिक असमानताओं को आसानी से अपना सकते हैं, जिससे लड़ाई की कम संभावना हो। शायद ये सबसे अच्छा रहेगा कि हम इससे आगे बढ़ जाएं। एक आखिरी नुकसान ये होगा कि ये सब बहुत ज्यादा कठिन होगा और इससे और ज्यादा वैश्विक मतभेद हो सकते हैं। सारे विश्व को एक देश बनाना एक मुश्किल कार्य होगा। हम सबको एक सार्वजनिक भाषा जिसका इस्तेमाल करना है, उसे चुनकर उसको अपनाना होगा। और शायद उससे भी अधिक बड़ी समस्या एक सार्वजनिक मुद्रा को चुनने की होगी। मौजूदा मुद्राओं को कब तक स्वीकार किया जाएगा? हम क्या बना सकते हैं जो नई मुद्रा को प्रिंट करने के लिए और उसके बंटवारे को जांचने के लिए हो? काफी सारी चीजें हैं। इस सब से ऊपर एक तथ्य ये भी है कि अभी भी विश्व जनसंख्या के ऐसे कई सारे लोग होंगे जो विश्व में एक सरकार होने के विचार को नहीं मानेंगे। बेशक हम सब एक ही छत के नीचे रह रहे होंगे, पर वो छत विद्रोहों, फैले हुए करप्शन और सांस्कृतिक टकराव की हो सकती है। ऐसी लड़ाइयां जिनसे हम सबसे पहले बचना चाहते थे। ये विचार कागज पर तो बहुत अच्छा लगता है, पर यह सोचकर कि मौजूदा राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र कितने असंतुलित हैं, तो हर देश को इसके लिए तैयार करने के लिए उन्हें बहुत विश्वास दिलाने की जरूरत होगी। शायद इसके लिए सबको तैयार करने में एक तीसरे विश्व युद्ध की जरूरत होगी और तब तक बहुत देर हो जाएगी। पर यह एक दूसरे क्या हो अगर का विषय है।